नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान 26 सितंबर को फिर से करेंगे महापंचायत। हमीरपुर में महिला आरक्षी ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। और बिजनौर में सीएम के दौरे से पहले जिला प्रशासन अलर्ट। और गाजियाबाद में एक पिता व बेटे की निर्मम हत्या का मामला आया सामने। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में 26 सितंबर को किसान एक बार फिर से महापंचायत करने जा रहे हैं। यह महापंचायत जनपद के जीआईसी मैदान में आयोजित की जाएगी। किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह का आरोप है कि 5 सितंबर को हुई महापंचायत में किसान के मुद्दे नहीं उठाए गए, सिर्फ राजनीति की गई। हमारे संगठन ने नहीं, सारे किसानों का समर्थन है, सब किसानों का समर्थन है। जो किसान और मजदूर की ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबका समर्थन है। संगठनों का समर्थन नहीं होता, समर्थन होता है बात का कि भाई हमें गन्ने का भुगतान चाहिए, बिजली के बिल बढ़ गए। ये सिर्फ मुद्दों पे समर्थन है और ये जो भी लड़ेगा उस सब के लिए समर्थन। उस महापंचायत में मेरे से ज़्यादा जाना है आप, उसमें क्या हुआ। अगर किसानों के मुद्दे उठते तो शायद 26 तारीख को पंचायत करने की आवश्यकता ना पड़ती। जो कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे हैं, आप कृषि कानून के समर्थन हो? हम कृषि कानून के बिल्कुल समर्थन में नहीं, लेकिन हम इस बात का बिल्कुल समर्थन में हैं कि ये पाकिस्तान की सरकार नहीं है और ये पाकिस्तान के किसान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि संशोधन पे यदि सरकार बुला रही तो संशोधन पे हमारा पूर्ण समर्थन है। हम चाहते हैं कि यदि वो किसान नेता संशोधन पे सरकार के साथ बात नहीं करते तो हम संशोधन पे भी सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। 26 तारीख की पंचायत को लेकर टिकैत साहब ने कहा है, तो सरकारी क्या कहेंगे? अरे सारी दुनिया सरकार की है, नु कह रहा है कि माल सरकार का, जान भगवान की। भाई और हम किसके सरकार के किसान हैं? पक्का 100% सरकार के किसान हैं। इसलिए तो सरकार को कह रहे कि हमारे गन्ने का रेट दे दो, हमें बिजली के बिल घटा दो। और कोई पाकिस्तान की सरकार थोड़ी, हिंदुस्तान की सरकार है, सरकार के किसान है। उन्होंने बढ़िया कहा, वो सरकार के किसान नहीं है। ये वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। अमित, क्या कुछ जानकारी है जो किसान 26 तारीख को फिर से महापंचायत करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर का है। जो आने वाले 26 मुजफ्फरनगर में फिर उसी जीआईसी मैदान में एक महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें आज किसान मजदूर संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ठाकुर पूरन सिंह, उन्होंने जो है समर्थन दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो महापंचायत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में आयोजित हुई थी, वो किसानों के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई, इसमें राजनीति की ज्यादा बात कही गई है, जिसके चलते जो है कई किसान संगठन लगातार 26 सितंबर की महापंचायत की तैयारी में जुटे हैं। और वे पूरी तरह सरकार के पक्ष में भी बात करते हुए कह रहे हैं कि सरकार जो है अगर उनकी बात सुने तो वे सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने बताया कि ये सरकार हमारे देश की सरकार है, ना कि पाकिस्तान की सरकार है। और वे जो 5 सितंबर की महापंचायत आयोजित हुई थी उस पर पूरा तरह जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि क्योंकि उस महापंचायत में किसी भी तरह किसानों का कोई मुद्दा हल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर राजनीति की बात ज्यादा की गई और किसानों के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये 26 तारीख को महापंचायत आगामी 26 को होने वाली है, इसकी पैरवी कौन करेगा? इस महापंचायत की अध्यक्षता कौन करने वाला है? देखिए, आपको बताते चले, इसमें मुजफ्फरनगर के अलावा जो है कई किसान संगठन के जो पदाधिकारी हैं वे रहेंगे। इसमें हिंद किसान मजदूर संगठन से जुड़े हुए हैं संगठन के पदाधिकारी और किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी सहित जो है कितने ही इसमें जो है पदाधिकारी संगठनों के, इसमें संयुक्त मोर्चा के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी तो बात हम कह नहीं सकते, लेकिन कई जो सरकार के पक्ष में किसान संगठन है वे इसकी पूरी तरह पैरवी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि किसान एक बार फिर से 26 तारीख को आगामी महापंचायत करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर का आरोप है कि
उनकी बातों को लेकर के किसानों की कोई बात नहीं की गई। और जाइए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले सहित आसपास के जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिवनारायण में महानदी उफान पर है। पानी खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रहा है। महानदी का जलस्तर सबरी सेतु से मात्र 1 ही फीट नीचे है। क्षेत्र में लगातार पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश का असर जिले के सभी नदी नालों पर नजर आने लगा है। शिवनारायण में बहने वाली मां नदी पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों को नदी से दूर रहने की भी अपील कर रहा है। यहाँ पे पुल के ऊपर से पानी क्रॉस होने लगा तो अपन जा कर के गिदौरी के तरफ से भी और ये बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा को जोड़ने वाली सबरी पुल है तो उधर भी जा कर के बंद कराएं और इधर भी बंद कराएं। अब लोगों का आवागमन पूर्णतः बंद करा दिए गए हैं और आसपास के गांवों में मुनादी कराए हैं और हमारे गोताखोर यहाँ पे लगे हुए हैं, सारी तैयारी करके रखे हैं। और मान लो कुछ ज़रूरत पड़ती है कैंप वगैरह की तो उसके लिए भी अपन व्यवस्था करके रखे हैं। लक्ष्मणेश्वर कॉलेज और महंत स्कूल में अस्थायी कैंप बनाने का प्लानिंग किया है। वहीं अभी भी नदी के उनके लिए हम लोग कोटवारों से लगातार गांव में मुनादी करा रहे हैं और हमारी टीमें घूम भी रही हैं आसपास जितना जो पॉसिबल हो पा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है और लोगों से अपील करते हैं कि नदी किनारे ना आएँ और अपने घरों में रहें और नदी से दूर ही रहें, सुरक्षित रहें। और चर्चित महिला खो खो खिलाड़ी हत्याकांड मामले में हिंदू जागरण मंच के सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मृतक खिलाड़ी के हत्यारे के खिलाफ फांसी और रासुका की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। अंदर ये घटनाक्रम जो बिजनौर के अंदर हुआ है इसकी पूरे देश के अंदर चर्चा बनी है। बबली का बलात्कार के बाद में जो हत्या हुई है उसको लेकर के पूरे हिंदू समाज में, और मैं समझता हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी भी मानवता है, किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके अंदर आक्रोश है। बबली के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, उससे पहले उनके ऊपर रासुका लगनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये जिहादी मानसिकता के जितने लोग हैं इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और ये इस प्रकार की घटनाओं को लगातार बढ़ाने पर लगे हुए हैं। ये घटना तो खुल गई लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पहले हिंदुपुर के अंदर भी इस प्रकार की घटना हुई थी लेकिन वो दब गई। उसमें केवल वो अकेला व्यक्ति संलिप्त नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी उसमें और संलिप्त हैं। उन सभी लोगों को गिरफ्तार करने के बाद में उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए हमने डिमांड की। सर, आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती, क्या अगला कदम आपका? यदि अगर रासुका जल्दी से जल्दी इन लोगों के ऊपर नहीं लगती है तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन पूरे जिला बिजनौर के अंदर नहीं, कम से कम हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को करने के लिए विवश होंगे, जिसकी पूरी की और आंदोलन उग्र होगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बिजनौर से। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर जो खो खो खिलाड़ी हत्याकांड मामले में हिंदू जागरण मंच ने आज सड़क पर प्रदर्शन किया है? में नेशनल खो खो गला घोट कर हत्या क्रम इतना बड़ा कि चलिए, महेंद्र जी से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम के कारण थोड़ी समस्या आ रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने मृतक खिलाड़ी के हत्यारे के खिलाफ फांसी और रासुका की मांग करते हुए हिंदू जागरण मंच के लोगों ने कलेक्ट्रेट में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला आरक्षी ने पुलिस विभाग पर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्पीड़न से परेशान महिला आरक्षी ने जहर खाकर जान देने की भी कोशिश की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए उसने पुलिस विभाग पर रुपए लेकर ट्रांसफर किए जाने के आरोप लगाए हैं। उत्पीड़न से परेशान महिला आरक्षी द्वारा आत्महत्या की कोशिश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देखकर नहीं जाती, मुझे अनावश्यक रूप से परेशान करा जा रहा है। जब मैं कप्तान साहब के सामने पेश होने गई तो वहाँ भी पेश नहीं होने दिया। अच्छा समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। महिला कांस्टेबल प्रिया चौधरी ये जनपद हमीरपुर की शाखा डीसीआरबी में तैनात है और इनके विरुद्ध जो है डीसीआरबी के प्रभारी थे, उन्होंने इनके विरुद्ध अनुशासनहीनता और काम में रुचि न लेने की शिकायत की थी। इसके अतिरिक्त जो महिला मिशन शक्ति फेज 3 चल रहा है, इसमें ये निर्देश दिया गया है कि जो महिला आरक्षी हैं इन्हें अधिक से अधिक मिशन शक्ति बीट में तैनात किया जाए और उन्हें कंप्यूटर ड्यूटी, संतरी पैरा ड्यूटी और जो ऑफिस के कार्यालय में कम से कम रखा जाए या आवश्यकता अनुसार रखा जाए।
इस पर इनका स्थानांतरण जो है थाना चिकासी में जो जनपद में ही वहाँ किया गया था और इससे पूर्व ये जनपद कासगंज में नियुक्त थी और वहाँ से ये प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण होकर आई हैं और प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण जब अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल जो है तथ्य पाए जाते हैं और उनकी पुष्टि होती है और वो गंभीर प्रकृति के होते हैं तभी उनका प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ये प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर कार्य थी और इनका स्थानांतरण जैसा कि पूर्व में बताया गया थाना चिकासी किया गया था। ये थाना चिकासी में इन्होंने अभी तक अपनी आमद नहीं कराई है और आदेश का इन्होंने पालन नहीं किया है और इन्होंने ट्रांसफ़र को लेकर के और अपनी कथित शिकायतों को लेकर के कल ऑल आउट पी लिया, जिस पे इन्हें तत्काल जो है 112 की गाड़ी में और थाना कोतवाली के पुलिसजनों ने इनको अस्पताल भिजवाया, इनका इलाज किया गया। कुछ ही घंटों बाद इनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया। ये अभी स्वस्थ हैं और स्वस्थ लाभ ले रही हैं। इन्होंने जो भी शिकायतें की हैं उसकी क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा गंभीरता से जाँच की जाएगी और जाँच के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उनके। उधर कुशीनगर जिले के पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही को आरआई ओम प्रकाश यादव और अन्य पुलिसकर्मियों ने बेवजह भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। इस मामले में पीड़ित सिपाही ने एसपी को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी पर बेवजह उसको गाली दी गई है भद्दी और उसकी जमकर पिटाई भी की गई। ये पूरा मामला कुशीनगर जिले के पुलिस लाइन का है, जहां आरआईएम ओम प्रकाश यादव पुलिसकर्मी तैनात है और अन्य पुलिसकर्मियों ने बेवजह भद्दी गालियां देते हुए उस पुलिसकर्मी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना ट्रॉनिक सिटी इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक ही घर में पिता और बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गाजियाबाद के एसपी देहात इरज राज रजा का कहना है कि घर में किसी भी तरह की कोई लूटपाट या चोरी की घटना नहीं हुई है। ऐसे में कोई परिचित ही आरोपी हो सकता है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। थाना ट्रोनिका सिटी रामबाग चौकी क्षेत्र की घटना है, जहां पर एक व्यक्ति नईमुल हसन जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी और उनके पुत्र जिसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष थी, इन दोनों का किसी ने धारदार हथियार से रात में या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग इनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद इनका गला रेता गया है। उसके कारण से अधिक रक्त बह जाने के कारण इन दोनों की ही मृत्यु हो गई है। दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अभी तक इस तरह की चीज़ें लग रही हैं, कोई भी फोर्स एंट्री नहीं है या कोई भी लूट का प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से लग रहा है कि कोई जानने वाला ही व्यक्ति है जो कि अंदर बात करके एंट्री किया है। इसमें सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम केस को खोलेंगे और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं गाजियाबाद से ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सचिन, क्या कुछ जानकारी है जो कि पिता व बाप की हत्या कर दी गई है, इस मामले को लेकर आपके पास? जी सर, ये पूरा मामला ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का है, जहां पर रात को बाप और बेटा सोए हुए थे अपने ही घर के अंदर और सुबह जैसे ही आंख खुलती है, परिवार और परिजन जागते हैं तो देखते हैं कि पिता और बेटे की हत्या हुई मिलती है सर। जी, तो सचिन आपसे जानना चाहेंगे, क्या पुरानी कोई रंजिश के चलते ये सब कुछ हुआ है? क्या कुछ जानकारी पुलिस ने अभी तक दी है इस मामले में? जी, अभी कोई मामला रोशनी में नहीं आया है, पर एसपी देहात का इराज राजा का कहना है कि अभी कोई ऐसा मामला आया नहीं है और परिचित लोगों ने ये कार्य किया है, ये काम किया है। अभी इसकी जांच चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि गाजियाबाद के एसपी देहात इराज रजा का कहना है कि घर में किसी भी तरह की कोई लूटपाट की या चोरी की घटना तो नहीं हुई है। ऐसे में कोई परिचित ही आरोपित हो सकता है। पुलिस मामले की फिलहाल तफ्तीश कर रही है। और अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर के फैजल्लापुर इलाके में रहने वाली एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अज्ञात हमलावरों ने सिर पर कई वार किए और गला घोंटकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस जमीनी बंटवारे को लेकर हत्या का शक जता रही है। इस मामले में अब तक शक के बिना पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। में है कस्बे के पास की घटना है। एक अनीशा नाम की महिला जो है, वृद्ध जो है, लगभग 80-85 साल उनकी उम्र है,
वो अपने बेटी के यहाँ 17 वर्ष से रहती थी और उस मकान में रात में वो अकेले ही रहती थी, वृद्ध हैं जो है, और उनका जो बेटी का लड़का है वही उनको खर्चे उर्चे देता है जो है। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई है। देखने से प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसने चुन्नी से गला कसा है और लकड़ी की पटरी से सर में वार करके उनकी हत्या की गई है। इस पर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हम लोग इसमें जो है 2 संदिग्ध व्यक्तियों को उठा करके और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। घटना का शीघ्र ही अनावरण कर दिया जाएगा। क्या लगता है सर, क्या मोटिव रहा होगा कत्ल का? देखिए, अब इसमें अभी ये प्रिलिमिनरी हम लोग पहुँचे हैं घटनास्थल पे, घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। अब इसमें हम लोग सभी बिंदुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। कोई इनका विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद या अन्य कोई विवाद जो भी रहा हो जो है, वो हम हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण करेंगे। क्या फोरेंसिक या जाग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है? सबकी मदद, सब फील्ड यूनिट भी आई है, डाग स्क्वाड भी आया हुआ है, सभी की मदद ली जा रही है और सभी बिंदुओं पर हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश से जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे। तो बिजनौर में एक 85 वर्षीय महिला के सर पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर जो कि बुजुर्ग महिला की 85 वर्षीय की हत्या की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता 85 वर्ष की महिला है, थाना सेवारा क्षेत्र की रहने वाली है और ये अपने मकान में अकेली रहती थी। और आज जब ये इसके घर का दरवाजा नहीं खुला, घर से कोई नहीं निकला, तो तब आसपास के लोगों ने इसको जाकर देखा तो ये महिला का चेहरे पर कई चोट के निशान थे और बुरी तरह कुचलकर इसके चेहरे पर किसी ने इसकी हत्या कर दी है। और हत्या की सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जो है इस समय कई बिंदु पर जो है जांच कर रही है। चलिए, पहला मामला जो पुलिस के सामने निकल कर आया है कि वो संपत्ति को लेकर इस महिला की हत्या की गई है और इसी के लिए पुलिस ने 2 व्यक्ति जो है उनको अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए महेंद्र आपका, क्योंकि बिजनौर में एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला की यह हत्या का मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार भी 1 लोगों को किया है। और आगे बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। इटावा के थाना सैफई क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई जिसमें ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बस में करीब 40 से अधिक लोग सवार थे। वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक बस की ट्रक से टक्कर होने की सूचना मिली। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे 105 और 106 चैनल के बीच में ये दुर्घटना हुई थी। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल वहाँ गया। उसमें जो बस का ड्राइवर था वो उसी में फंस गया था, एक अन्य यात्री था, दोनों की मौके पे मौत हो गई थी। बाकी 16 लोग जो गंभीर थोड़ा घायल थे उनको जिला अस्पताल भेजा गया तत्काल। उसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सैफई रिफ़र किया गया। इस पूरे मामले में अब तक 2 की मृत्यु हुई है, बाकी घायलों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। क्या जिनकी मृत्यु उनकी पहचान होगी? देखिए, जिनकी मृत्यु एक तो ड्राइवर है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दूसरा जो व्यक्ति है वो गोंडा का रहने वाला है। ये बस भी दिल्ली से गोंडा के लिए जा रही है। गाजियाबाद के सिहानी थाना क्षेत्र के गांधीनगर मार्केट में स्थित एक बेसमेंट में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। धुआं उठते देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले गाड़ी आग का गोला बन चुकी थी और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये गाड़ी धू धू कर जल रही है और यहाँ से पटाखों के पटकने की भी आवाज़ आ रही है। बहुत तेज़ लपटे कार में से निकल रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गाड़ी पूरी जलकर राख हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने गाड़ी में अचानक आग लगने के कारणों की भी फिलहाल जांच कर रही है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि कार किस तरह से जल रही है और ये पूरा मामला बेसमेंट में खड़ी कार का है, जहां बेसमेंट में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। अभी तक आग लगने की वजह तो स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन ये कार जलकर राख जरूर हो गई है।
और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 सितंबर को बिजनौर के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचेंगे, जिसके चलते जिला प्रशासन काफी अलर्ट दिख रहा है। प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सभा स्थल का जायजा लिया है। इस निरीक्षण कार्य में जिला प्रशासन के तमाम अफसर भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बिजनौर से हमारे सहयोगी महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी है जो सीएम योगी आदित्यनाथ 21 सितंबर को बिजनौर दौरे पर आने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में शिलान्यास करने? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 21 सितंबर को जो है मुख्यमंत्री का दौरा बिजनौर के लिए है। उसमें एक मेडिकल कॉलेज जो है सुहाइडी में बनना है, जिसका शिलान्यास वो करेंगे। और उसके बावजूद यहाँ पर कई सभाएं, उनकी छोटी छोटी सभाएं यहाँ पर होनी है। नूरपुर में भी व्यवस्था हेलीपैड की गई, हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर भी एक छोटा संबोधन करेंगे पब्लिक के साथ। और इसी जो की तैयारी के प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। प्रभारी मंत्री हैं कपिल देव, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया और जिले के आला अधिकारी ने आज घटना स्थल का दौरा किया है और जो जरूरी वहाँ पर चीजें हैं उनके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका महेंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए। जैसे कि 21 सितंबर को बिजनौर के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, जिसके चलते जिला प्रशासन अलर्ट है। और प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने सभा स्थल का जायजा लिया है। इस निरीक्षण कार्य में जिला प्रशासन भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। आज भक्तों के लिए कोरोना गाइडलाइंस और आवश्यक शर्तों के साथ चारधाम यात्रा खोल दी गई है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद आज कोरोना नियमों की शर्तों के साथ चारधाम यात्रा को फिर से खोल दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां चारधाम यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर के आपको पहली बात तो यह है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ के जो हाईकोर्ट है, नैनीताल हाईकोर्ट, उसने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन आपसी विचार विमर्श के बाद इस रोक को हटा दिया गया है। और बिजनौर में नेशनल खो खो महिला खिलाड़ी हत्याकांड मामले को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिजनों के घर उनसे मिलने पहुंचे और काफ़ी वार्तालाप की। चंद्रशेखर आज़ाद मृतक महिला खिलाड़ी को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। तो आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद खो खो खिलाड़ी के घर पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने उनसे, उसके परिजनों से आश्वासन दिया कि वो उनके साथ हैं और आज़ाद मृतक खिलाड़ी को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और एक और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां आपका बीजेपी पर हमला है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। सिसोदिया ने कहा है कि लोग परेशान हैं। मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यूपी में लोग बिजली के बढ़ते बिल के कारण सुसाइड कर रहे हैं। बता रहे हैं, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में भी इसका बिगुल फूंक दिया है। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता, यूपी के लोग बढ़ते बिजली के बिल के कारण यहां परेशान हैं। और उन्होंने साफ तौर पर योगी सरकार पर भी इसको लेकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूपी में लोगों के पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, जिसके कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं। लोग अपराधी नहीं है, सरकार अपराधी है जिसने बिजली की दरें बढ़ा दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां आज आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा कर दिया। आपको बता दें कि यहां भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर 2022 में आम आदमी पार्टी की यूपी में सरकार बनती है तो हर युवक को, हर व्यक्ति को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और किसानों को भी मुफ्त में बिजली मुहैया कराई जाएगी। और आम आदमी पार्टी के जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने हमला बोला है बीजेपी पर।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अभिषेक शर्मा लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर जो मनीष सिसोदिया ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि साफ तौर पर कि जो बिजली की दरें बढ़ रही है यूपी में, उसे लेकर उन्होंने निशाना साधा है? देखिए जुबैर जी, आपको बता दें कि जो बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये काफी अहम है। एक और जहां महंगाई अपने चरम पर है और किसान डीजल को छोड़कर, क्योंकि अब किसान डीजल नहीं खरीद सकता है खेती करने के लिए, क्योंकि 90 और 100 रुपए के करीब इस समय अलग अलग जगहों पर डीजल चल रहा है, तो उसके पास एक विकल्प बचता है बिजली। लेकिन बिजली की भी दरें जिस तरह से तेजी से आसमान में उछाई हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बड़ी समस्या हो गई है, आम आदमी के लिए बड़ी समस्या हो गई है। कई छोटे बड़े रोजगार बिजली के भरोसे चलते हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहते आए कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, तो अगर 300 यूनिट बिजली जुबैर जी किसी आम किसान को मिलती है तो कहीं ना कहीं उसको राहत होगी, आम मजदूर को मिलती है तो उसको राहत होगी। बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस बार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने खेला है और कहीं ना कहीं इसका उसको सियासी लाभ भी अवश्य मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस खबर पर जानकारी देने के लिए, क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की तर्ज पर यहां भी यूपी वासियों को, अगर उनकी सरकार बनती है 2022 में, तो उन्हें भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा कर दी है और किसानों को भी फ्री बिजली यूनिट देने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ जिन लोगों पर बकाया बिजली का पैसा है उसकी भी फ्री करने की घोषणा की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।